नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महज एक थप्पड़ और खौफनाक अंजाम जब कलम वाले हाथों ने थाम दिया हथियार। जी हां, बागपत जनपद में बीते कल कॉलेज परिसर में घुसकर हुई प्रबंधक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कॉलेज में पढ़ने वाले बीए फर्स्ट ईयर के छात्र और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छात्र को सीट के एक विवाद में हुई कहासुनी के चलते प्रबंधक ने थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद प्री प्लानिंग कर कॉलेज में घुसकर प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन हत्या की ये सनसनीखेज वारदात कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो पुलिस के लिए बड़ा सबूत था और पुलिस उसी के आधार पर 10 घंटे के भीतर हत्या की इस पूरी वारदात का राजपाश कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। दरअसल सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की यह वारदात बड़ौद कोतवाली इलाके के छपरौली रोड स्थित एक निजी कॉलेज में हुई है, जब दोपहर के समय कॉलेज प्रबंधक गुलबीर सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। प्रबंधक गुलबीर की कॉलेज परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हत्यारे की शिनाख्त कॉलेज में पढ़ने वाले बीए फर्स्ट ईयर के छात्र अंशुल के रूप में हुई है। साथ में उसके 2 साथी और इस घटना में शामिल थे, जो सभी कॉलेज में एक बैग में तमंचा लेकर कॉलेज में आए थे। सबसे पहले तीनों की बहस होती है और उसके बाद प्रबंधक को गोली मार दी जाती है। वहीं इस घटना ने बागपत से लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया है और खुद आईजी रेंज प्रवीण कुमार घटना स्थल पर पहुंचे थे और जायजा लिया था, जिसके बाद इस पूरे घटना के खुलासे को लेकर 5 टीमें बनाई गई थी। वहीं पुलिस ने इस घटना का महज 10 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए हत्या के तीनों आरोपी अंशुल, अर्शित और सागर को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल तमंचा व बाइक भी बरामद कर ली गई है। दरअसल हत्या की वारदात को अंजाम एक थप्पड़ से नाराज होकर दिया गया था। पूछताछ में पुलिस को आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बीए के छात्र अंशुल का कुछ छात्रों से सीट को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अनुशासनहीनता मानते हुए प्रबंधक गुलबीर सिंह ने अंशुल को थप्पड़ मार दिया था, जिससे अंशुल नाराज चल रहा था और उसने अपने 2 दोस्तों सागर और अर्शित के साथ मिलकर योजना बनाकर कॉलेज गए और गुलबीर को बुलाकर उससे बहस की और उसके बाद सागर ने तमंचे से गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सभी छात्रों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन गाँव में पता किया जा रहा है कि कहीं किसी आपराधिक किस्म के शख्स ने इन्हें प्रेरित तो नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो। देखिए, कल 14 तारीख को दिन में लगभग 1 बजे आप सभी लोग मौके पे गए भी थे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। जो गुलबीर उर्फ गुल्लू थे, सह प्रबंधक या एक तरह से उसमें आधे के या कुछ के हिस्सेदार हैं हिमालयन कॉलेज में, उनको गोली मारी गई थी, जबकि कॉलेज में सीसीटीवी लगी हुई थी। घटना स्थल के ठीक सामने ही सीसीटीवी का कैमरा था, जिससे हम लोगों को बहुत मदद मिली। इसीलिए हम लोग सबको अपने घरों पे, प्रतिष्ठानों पे लगातार सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। उसमें जो मुख्य व्यक्ति था अंशुल, वो BA 1 का छात्र उसी हिमालयन कॉलेज का। उसके 2 साथी थे, एक अक्षित और एक जो है सागर। ये तीनों लोग एक ही गांव शबगा के रहने वाले हैं। कारण ये था कि अभी कुछ ही दिन पहले सीट पे बैठने को लेके अंशुल का उसी BA 1 के ही एक छात्र से कुछ हाथ टाक हो गई थी, जिस पर इन्होंने शिकायत किया था इनसे, गुलबीर से। गुलबीर ने मना किया कि आपस में लड़ाई मत करो, फिर ये लोग लड़ाई करने लगे। तो जो मिस्टर गुलबीर थे, उन्होंने जाके कुछ 2-4 झापड़ इसको अंशुल को मार दिया था। इस बात से इसने मन में रख लिया था। अपने गांव से 2 लड़कों को लेके कल आया मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल गेट के बाहर खड़ी कर दिए और वहां गए, उनको बुला के बात करने लगे। बात करते करते सागर ने तमंचा निकाला 315 बोर का और उससे उनके दाहिने तरफ सीने में गोली मार दिया। PM में भी 315 बोर की बुलेट का वो मिला है। तो तमंचा ही बरामद हो गया, खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और तमंचा सागर का ही था और सागर ने फायरिंग भी की थी। और अंशुल भी गिरफ्तार हो गए हैं, अक्षित भी गिरफ्तार हो गए और जिस मोटरसाइकिल से लोगों ने वारदात की थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। इन तीनों का कोई आपराधिक इतिहास होगा? नहीं, आपराधिक इतिहास कोई भी नहीं है। कभी 151, 116 भी नहीं हुआ है, कभी पूर्व में जेल नहीं गए हैं। और अभी तो ये BA 1 के ही छात्र हैं, लगभग 18 साल अभी उनकी एज ही हो रही है। लेकिन ये है कि इनकी संगत जरूर खराब होगी। अब इसके बारे में और हम लोग गहनता से जाँच करेंगे कि जो इनके सबगा गाँव में, इनके गाँव में बहुत पूर्व अपराधी भी हैं, HS भी हैं, कहीं कोई और तो मोटिवेट इनको नहीं किया इस काम के लिए या कोई और बातें, तो विवेचना का हमारे विषय है। लेकिन एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात थी ये और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारी पूरी टीमें, CO खेकड़ा, CO बड़ौद, पूरी क्राइम ब्रांच, थाना प्रभारी छपरौली, थाना अध्यक्ष बड़ौद, CO बड़ौद के नेतृत्व में कई टीमें लगी थीं, जिससे हमको 12 घंटे के अंदर ये सफलता प्राप्त हो गई।
जनपद शामली में संचालित अवैध आरा मशीन पर छापेमारी हुई है। एसडीएम कैराना व वन विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है। वन विभाग टीम को अवैध रूप से चल रही आरा मशीन की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस व एसडीएम कैराना और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से चल रही आरा मशीन पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक अवैध आरा मशीन पकड़ी गई, जिसे एसडीएम के आदेश पर सील कर दिया गया और अवैध आरा मशीन पर जेसीबी चलवाकर तोड़फोड़ की गई। अवैध आरा मशीन से बरामद लकड़ी को विभाग ने कब्जे में ले लिया है और अवैध आरा मशीन संचालक के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। कांडला थाना क्षेत्र में चल रही 2 अवैध आरा मशीनों पर आज कार्रवाई की गई है। एसडीएम कैराना व वन विभाग अधिकारी का कहना है कि कार्रवाई अभी भी प्रचलित है और क्षेत्र में जितनी भी अवैध आरा मशीनें हैं उन सभी को बंद किया जाएगा। एसडीएम की छापेमारी से अवैध आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल एसडीएम कैराना ने अवैध आरा मशीन संचालक पर भी कार्रवाई की बात कही है। हाँ, देखिए, एक जॉइंट मिशन चलाया गया वन विभाग के साथ और जितनी भी आरा मशीनें यहाँ पर विदाउट लाइसेंस चल रही हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें अप्रूव करवाया जा रहा है। कितनी आरा मशीन है यहाँ पर लगभग? अभी देखिए कार्रवाई चल रही है। अभी तो एक अप्रूव हुई है, आगे देखते हैं क्या। अच्छा जी, इनके खिलाफ जो संचालक है उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी किया जाएगा? अभी देखिए, मैं कह रही हूँ कि अभी कार्रवाई चल रही है, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। मुझे जानकारी मिली कि क्या नाम जो है गंगेरू में कई लोग जो है अवैध रूप से आरा मशीन चला रहे हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। ठीक है, हमने एसडीएम महोदय से वार्ता की तो उन्होंने हमारे साथ जो है टीम भेजी है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। 2 आरा मशीनों पे हम कार्रवाई कर चुके हैं। कार्रवाई हमारी जारी है। कब से चल रही थी सर ये मशीन? ये कब से चल रही थी? हमें नहीं जानकारी है। हमें ये जानकारी मिली है कि ये अवैध आरा मशीन संचालित है। अच्छा, काफी समय से आरा मशीन चली थी, क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं? काफी समय से मुझे जानकारी नहीं चल रही थी। मुझे इसकी जानकारी, मैं परसों यहाँ आया हूँ तो परसों मुझे हुई कि ये आरा मशीन आ गई। सर और भी कोई आरा मशीन उन पर भी कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी? अवश्य, निश्चित रूप से। कोई भी जनपद शामली में, शामली तहसील और कैराना तहसील जिसमें मैं यहाँ रेंज अधिकारी हूँ, उसमें कोई भी अवैध रूप से आरा मशीन संचालित नहीं होने दूंगा। सब इस पे कार्रवाई की जाए। जनपद मुजफ्फरनगर में शिक्षा विभाग द्वारा 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सहित नई मंडी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा अपने माता पिता की पूजा कर आशीर्वाद लिया गया। वहीं शिक्षकों ने माता पिता की सेवा और आदर भाव के संबंध में बच्चों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसमें बच्चों को बताया गया कि माता पिता ही बच्चों के सबसे पहले शिक्षक होते हैं, जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए बच्चों को माता पिता सहित बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी कॉलेज में 2 दिवसीय एथलीट मीट 2019-20 का पुरस्कार वितरण व समापन समारोह आयोजित हुआ। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि अखिलेश दत्त, सचिव व प्रबंधक प्रबंध समिति एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर किया गया। पुरुष वर्ग में संजीव कुमार बीपीएड द्वितीय वर्ष तथा महिला वर्ग में कुमारी स्वाति बीए द्वितीय वर्ष एथलीट चैंपियन बने। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अभिलाष बीपीएड द्वितीय वर्ष तथा सर्वश्रेष्ठ महिला कुमारी स्वाति बीए द्वितीय वर्ष की घोषणा की गई और प्रत्येक खिलाड़ी को 2100 का नगद पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि अखिलेश दत्त ने संपूर्ण खेलकूद की उपलब्धियों को देखते हुए महाविद्यालय खेलकूद समिति और शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रशंसा की और अपनी तरफ से हिमांशु कश्यप शूटिंग खिलाड़ी और जयवीर 21 किलोमीटर पैदल दौड़ के खिलाड़ी को 2100 का नगद पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस.सी. वार्ष्णेय ने अतिथियों का स्वागत किया और परिचय दिया और डॉक्टर एस.एन. सिंह की प्रशंसा की तथा सभी छात्र छात्राओं को भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत दिया। हमारे महाविद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिक एथलेटिक मीट का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह अभी चल रहा है, जिसमें हमारे महाविद्यालय के अंतर्गत 2 दिवस में सभी दौड़ने वाली प्रतियोगिताएं और जितनी जंप्स इवेंट, थ्रोइंग इवेंट्स, ये इवेंट आयोजित हुए। आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी है, यहाँ पर 1,500 से 2,000 बच्चों की भीड़ है जिन्होंने प्रतिभाग किया हुआ इसके अंदर। उन्हीं का पुरस्कार वितरण आज समारोह चल रहा है। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार स्वाति नाम की लड़की को, जो बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, उसको दिया गया। हमारे महाविद्यालय के सचिव जी द्वारा 2100 रुपये का उसको अलग से चेक कैश अवार्ड दिया गया। पुरुष के अंदर अभिलाष, जो कि पिछले 5 वर्षों से टेबल टेनिस पे प्रथम स्थान है पूरे विश्वविद्यालय में है, उसको दिया गया। उसी क्रम में हमारे जो एथलेटिक चैंपियन है संजीव, जो कि बीपीएड द्वितीय वर्ष का छात्र है, उसको चैंपियनशिप दी गई है। और आज यहाँ देखते ही बन रहा है, क्योंकि हमारे पूरे एनसीसी कैडेट्स, पूरे बीपीएड के स्टूडेंट और पूरे हमारे बच्चे
यहाँ बैठे हुए हैं, सभी किसी न किसी में प्रतियोगिता प्रतिभाग करने आए, क्योंकि वो देखने का जुनून मुझे देखने को मिला। जब रिले रेस हुई तो लगभग 25 टीमें यहाँ पर हमारी छात्राओं की यहाँ पर टीम तैयार हो गई, दौड़ने के लिए तैयार हो गई, जो कभी शायद दौड़ी ना हो। आज वो देखा मैंने दौड़ते हुए, क्योंकि वो जोश जो आया देख के, तो शायद वाकई में भारत माता को वैभव मिलने वाला है बहुत जल्दी, अगर इस प्रकार से हमारे युवा आगे बढ़ के आगे। जनपद ललितपुर में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर 14 फरवरी 2019 को हुए हमले में शहीद 40 जवानों की शहादत पर कस्बा मंडावरा में शुक्रवार की शाम प्रकाश मेडिकल पर युवा एकत्रित हुए और पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए भारत माता के चित्र के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रकाश मेडिकल से कैंडल मार्च निकालते हुए युवाओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीद जवान अमर रहें, आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से भ्रमण किया। कैंडल मार्च ब्लॉक परिसर में अमर शहीद स्तंभ पर समापन हुआ। कैंडल मार्च के दौरान हजारों की संख्या में युवा मौजूद रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ अमर शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपकी बात पे आना चाहेंगे। आज जो ये 14 फरवरी के दिन शहादत के परिप्रेक्ष्य में एक कैंडल मार्च निकाला गया, जो पिछले वर्ष आप सभी लोग जानते होंगे 14 फरवरी सन 2019 को जो एक कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई थी, जिसमें हमारे पुलवामा हमले में अमर शहीद अमर हो गए थे, तो उन्हीं की याद में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मड़ावरा नगर में प्रकाश मेडिकल स्टोर से लेकर ये तहसील परिसर में अमर शहीद जो ये स्तंभ है उसके यहाँ तक सभी युवाओं ने लगभग प्रत्येक वर्ग से युवा इसमें शामिल रहे, वृद्ध लोग भी रहे, सीनियर लोग भी शामिल रहे, और जिसने ये देखा कि तो बगैर बुलाए सभी लोगों ने इसमें पूरा साथ दिया और भारत माता का जय घोष करते हुए, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, अमर शहीदों की शहादत को, बलिदान को याद करते हुए उनके जयकारे के साथ ये पूरा आज का ये कैंडल मार्च यहाँ पर संपन्न हुआ है। पिछले वर्ष के बाद ही पिछली जो हमारे 40 जवान जो शहीद हुए थे एक कायराना हरकत से, तो उस पिछली वर्ष भी हम लोगों ने कार्यक्रम निकाला था, शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी और शायद हमेशा ये श्रद्धांजलि देंगे शहीदों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अच्छा किया कि 40 के बदले 400 उनको मारा आतंकवादियों को, लेकिन जो भारत के जो दुश्मन यहाँ पल रहे उनका अभी तक पता नहीं लगा। वो हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, वो जो देश के 33 नंबर गाड़ी में कैसे पता चला कि ये बुलेट प्रूफ नहीं है, देश के गद्दारी अंदर के थे, तो वो आक्रोश अभी भी सभी युवाओं में है। बस इतना हम लोग चाहते हैं और कैंडल मार्च हमेशा निकलता रहेगा। शहीदों का दिवस है, अगर वो हमारे लिए अगर 24 घंटे ठंड -डिग्री में 48 डिग्री में रह सकते हैं तो हम लोग 10 मिनट 15 मिनट उनके लिए दे नहीं सकते एक साल भर में, तो हम लोगों पर धिक्कार है। हम लोगों ने इसीलिए कार्यक्रम किया और हर साल करेंगे हम लोग कार्यक्रम, और हमारे सभी युवा, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे चाचा, छोटे भाई सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है। सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। भारत माता की। राष्ट्रीय आजीविका मिशन पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम को क्रियान्वयन किए जाने के उद्देश्य से नगर निगम सभागार में नगर निगम प्रशासन द्वारा उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली को हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में लागू करने के उद्देश्य की पूर्ति को लेकर नगर निगम आयुक्त नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन अपर नगर आयुक्त महेंद्र यादव ने किया। फेरी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रस्तावित 15 वेंडिंग जोन में से 3 वेंडिंग जोन जिनमें प्रशासनिक विभाग के द्वारा अनापत्ति के सत्यापन के उपरांत मॉडल के रूप में 2 सप्ताह के अंदर वेंडिंग जोन में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को स्थापित किए जाने की कार्रवाई पर निर्णय लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम में पंजीकृत 550 लगभग स्ट्रीट वेंडर को 4 सेक्टर में विभाजित कर ज्वालापुर, मध्य हरिद्वार, कनखल, उत्तरीय हरिद्वार इत्यादि क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग व हॉकिंग जोन के रूप में लाइसेंस व परिचय पत्र देकर स्वरोजगार स्वतंत्र कारोबार अनुमति दी जानी चाहिए। वेंडिंग जोन की आज टीवीसी की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें जो वेंडिंग जोन पहले से चिन्हित है उनको इनका वेरिफिकेशन आधा हो गया है और आधे 50% के अराउंड और करना है। और ये हमने निर्णय लिया है इसमें पूरी टीवीसी ने कि जो हमारी एक वेंडिंग जोन है उसको स्टार्ट किया जाए पायलट मॉडल पे,
और उसके बाद उसको स्टार्ट करके जो हमारी लर्निंग्स होंगी उसके बाद बाकी वेंडिंग जोन स्टार्ट की जाए। नहीं, ये कुंभ से अलग है, ये हमारी नॉर्मल जो नगर निगम की वेंडिंग जोन है जो बाकी नगर निगम में भी होनी है स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कुंभ में अलग वेंडिंग जोन होंगी, ये हमारी परमानेंट वेंडिंग जोन है। जो ऐसे जो लोग होंगे उसके लिए मतलब टीवीसी में रखा जाएगा, उनको टीवीसी डिसाइड करेगी। देखिए, कुंभ मेला 2021 का भव्य आयोजन हरिद्वार के भूमि पे होने जा रहा है। उसको दृष्टिगत रखते जो हमारे रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं, लगभग हरिद्वार के अंदर मैं समझता हूँ 9 से 10 हज़ार रेडी पटरी का व्यापारी है, उसको समाहित किए जाने की बात हो रही है कि एक व्यवस्थित किए जाने की बात हो रही है। तो उसमें अभी जैसा कि एमएनए साहब ने 3 वेंडिंग जोन का चिन्हीकरण किया है कि मॉडलाइज के रूप में 3 वेंडिंग जोन में, जिसमें किसी में 50 की क्षमता है, किसी में 100 की क्षमता है, किसी में 200 की क्षमता है, जिसमें मैं समझता हूँ विभागीय आपत्तियाँ भी नहीं है, किसी प्रकार की अनापत्तियाँ लगी हुई हैं और पुलिस को भी किसी प्रकार का वहाँ पर जो है यातायात बाधित ना हो, पुलिस ने भी उसमें जो है ग्रीन सिग्नल देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, जब से राज्य बना है 2003 से मैं इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा कि 2021 के भव्य आयोजन के अंदर कहीं रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर भी गिरारी की भांति अपनी भूमिका निभाने का काम करेगा और अनावश्यक रूप से उसका उत्पीड़न नहीं होगा, उसका शोषण नहीं होगा और शहर एक साफ सुथरा बनेगा। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नए एमएनए साहब भंडारी जी का, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर जो है एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अभी 3 वेंडिंग जोन हमने जो है मॉडलाइज के रूप में लिए हैं और 550 वेंडर का हमारे यहाँ पंजीकरण हो रखा है। तो हमने सेक्टर वाइज ज्वालापुर का ज्वालापुर, हरिद्वार का हरिद्वार, कंखल का कंखल, जिस क्षेत्र का जो वेंडर है उस वेंडर को उसी क्षेत्र के अंदर समाहित किया जाएगा और वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाएगा। इन सब बातों को लेकर आज की ये बैठक हुई है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज इस बैठक के बाद में जो अन्य वेंडिंग जोन छुटे हुए हैं उनका सर्वे भी है कि ताकि कोई आपत्ति अगर वहाँ पर अगर किसी प्रकार की उत्पन्न होती है तो उसी का निस्तारण हाथ के हाथ किया जाए और मैं समझता हूँ पुलिस प्रशासन ने भी उसमें सहमति प्रदान की है। तो अब हम इस ओर जा रहे हैं कि राज्य सरकार के संरक्षण में, केंद्र सरकार के संरक्षण में माननीय मोदी जी का जो विजन है कि 2 हाथों को रोजगार दिया जाए, रोजगार को सुरक्षित रखे हुए माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2021 के भव्य कुंभ के आयोजन में वेंडर समाहित होगा और वेंडिंग जोन के रूप में स्वतंत्र कारोबार कर सके। नदियों एवं जलधाराओं में विद्यमान मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मत्स्य विभाग हरिद्वार द्वारा जलाशयों का विकास योजना अंतर्गत मत्स्य बीज संचय कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर एवं मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार विनीत तोमर ने हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में गंगा जलधारा में रोहू, कतला, नैन, कॉर्प प्रजाति का 1 लाख मत्स्य बीज संचित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मत्स्य बीज संचय किए जाने से जलधाराओं एवं नदियों में ह्रास हो रही मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ साथ जलीय पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। उन्होंने जनपद वासियों से नदी एवं जलधाराओं को स्वच्छ रखने एवं जलीय पर्यावरण को संतुलित बनाने में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। लगभग 1 लाख मछलियों का जो है जिला योजना का संरक्षण मत्स्य विभाग के माध्यम से फिलहाल फिशरीज का प्रमोशन और यहाँ का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और आजीविका से भी जो है ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजन किया। सर, इससे किसानों को भी कोई फायदा होगा? ज़रूर फायदा होगा। इस पर जो है इसके अलावा भी जो है व्यक्तिगत तालाबों में भी जो है मत्स्य पालकों को सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो है आज 1 लाख से बीज यहाँ पे डाला है, तो ज़रूर जो है फायदा देना चाहिए। लगभग 1 लाख मछलियाँ जो है ब्रह्मकुंड पर मत्स्य पालन विभाग द्वारा छोड़ी गई हैं। निश्चित रूप से ये जो मछलियाँ हैं, आपको पता है कि गंगा जल में मछलियाँ जितनी अधिक होंगी उतना प्रदूषण का स्तर भी बढ़ाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गंगा जल में प्रवाहित होकर आती हैं, इनको खाती हैं। निश्चित ही पिछले साल भी इनके द्वारा 1 लाख मछली छोड़ी गई थी और इस साल पुनः इनके द्वारा इस कार्यक्रम के तहत 1 लाख मछलियाँ छोड़ी गई हैं और हम निवेदन करेंगे जिला प्रशासन से भी और जितनी संस्थाएं इसमें सम्मिलित हैं कि और अधिक इस तरह के कार्यक्रम ब्रह्मकुंड के साथ साथ और जगहों पर भी करें, जिससे हमारा जो उद्देश्य है माँ गंगा के जो प्रदूषण का जो स्तर है उसको नीचे लाने का, उसमें सहायक है।
बहराइच में वकीलों ने नगर पालिका टैक्स ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया। वहीं हाथापाई की खबर सुन कवरेज करने गए पत्रकारों का भी मोबाइल छीनकर पत्रकारों पर भी हाथापाई की गई। इस घटना से नगर पालिका कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं पत्रकार जगत में भी इस घटना की घोर निंदा की जा रही है। नगर पालिका कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर कार्रवाई की मांग की है। मामला यह है कि एक फाइल थी इनकी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव की, इनके क्लाइंट की, बैरोज स्कूल की शायद संभवतः। उस फाइल म्यूटेशन होना था, काफ़ी 1 साल से संभवतः पेंडिंग है। उसी के बारे में गए थे वहाँ नगर पालिका में पूछताछ करने, और वहीं जो है कुछ कहा सुनी हुई और उन लोगों और पैसे की काफ़ी डिमांड की गई, 15,000 20,000 जो भी कि इतना दीजिए तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। वहीं जो है कुछ कहा सुनी हुई और वकील साहब के जो है कोर्ट फाड़ दिया, बंधक बना लिया, गाली गुप्ता दिया। पैसा मैं बोल रहा हूँ, आप तो पैसा निकाला कुछ इनका, और शर्ट जो है फटी हुई है, फाड़ दिया, मारा पीटा भी, बैंड भी जो है फट गया इनका, और पेट पे भी चोटें आई हैं। इस तरीके से हुआ, बता दिया भाई। पालिका कर्मचारी का भी आरोप है कि हाँ, उनका भी आरोप है। हाँ, उनका आरोप है कि इन्होंने हमको झापड़ मारा, जो ऐसा वो कहते हैं। लेकिन और वो लोग जो है काफ़ी शराब पिए हुए थे, कह रहे थे कि इन लोगों को जो है जाने दे दो, बंद कर दिया। इस समय जो है रास्ता भी जाम किए हुए हैं अनैतिक रूप से, कोई परमिशन की है नहीं रास्ता जाम करने की, कोई नोटिस नहीं है। इस तरीके से चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर लिया उन्होंने, और काफ़ी जनपद बहराइच में युवक के फोन से परेशान युवती ने आत्महत्या कर ली। बहराइच थाना केसरगंज के अंतर्गत क्षेत्र में युवक के फोन से परेशान किए जाने से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना केसरगंज स्थित गंडारा ग्राम गोंडियन पूर्वा निवासी श्याम सुंदर पुत्र अयोध्या प्रसाद ने स्थानीय थाना केसरगंज में तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार श्याम सुंदर की पुत्री घर के अंदर बडेर में अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वादी श्याम सुंदर के अनुसार उसकी पुत्री गांव के ही देवकी पुत्र बिंदेश को, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रह रहा है, वहां से उसकी लड़की को फोन कर परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रार्थी की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 66/2020 धारा 306 IPC के तहत पंजीकृत कर पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कैसरगंज संजय कुमार ने बताया कि युवती की हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर उप निरीक्षक गोविंद यादव, महिला कांस्टेबल अंजू लता, कांस्टेबल सदानंद यादव, कांस्टेबल मिथिलेश पासवान को मौके पर भेजकर शव को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं तहरीर के आधार पर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। संज्ञानित हुआ है कि एक युवती ने, एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में थाना कैसरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह भी संज्ञानित हुआ है कि जो इस व्यक्ति पर आरोप है वो इस समय कहीं बाहर रहता है, संभवतः पूना में रहता है। पुलिस इस प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की ही तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो मुख्य आरोपी है वो बाहर रहता है, ये मैंने बताया। अगर ऐसी कोई बात प्रकाश में आएगी तो नियमानुसार जिन व्यक्तियों ने भी पिटाई की है या जिन व्यक्तियों ने भी गैर कानूनी कार्य किया है उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की। जनपद बहराइच के शाहनवाजपुर ग्राम पंचायत के निकट स्थित बरुआ घाट शहीद अनिल कुमार चौहान कमांडो समाधि स्थल पर शाहनवाजपुर, मलवा, बेगमपुर के गणमान्य लोगों द्वारा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद करते हुए शाहनवाजपुर गांव में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसके पश्चात शहीद कमांडो अनिल कुमार चौहान की समाधि स्थल पर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की आत्मा की शांति तथा उनके परिवारों को इतने बड़े दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, इसकी कामना की गई। इस क्रम में पूर्व आर्मी कैप्टन श्री राम प्रकाश निषाद, बजरंगबली पाठक, श्री लालता प्रसाद विश्वकर्मा, शहीद अनिल कुमार चौहान के बड़े भाई लाल साहब चौहान सहित तमाम नौजवान साथियों की उपस्थिति दर्ज कराई गई।
जनपद बहराइच के विकास खंड मुख्यालय पयागपुर पर स्मृति स्थल पर क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी हरिओम रस्तोगी व चंदन त्रिपाठी की अगुवाई में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लिथोपोरा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले को 1 साल पूरा होने पर उपस्थित वरिष्ठ जनों ने अपने अपने विचार रखे। वरिष्ठ समाजसेवी हरिओम रस्तोगी ने कहा कि हमारे सैनिक असाधारण थे। उन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम उनकी शहादत को कभी भुला नहीं सकते। कवि व शिक्षक प्रदीप बहराइची ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने चरथावल कस्बे में एक मकान के अंदर जुआ खेलते 5 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने हजारों रुपए की नकदी व ताश की गड्डी बरामद की है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के आदेशानुसार चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए 5 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावल कस्बे के मोहल्ला मनव्वर नगर में गुफरान के मकान में जुआ खेला जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ उक्त मकान पर छापेमारी करते हुए मौके से गुफरान पुत्र रहीस, वसीम पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला मनव्वर नगर कस्बा चरथावल, अब्दुल वहाब पुत्र मंगता निवासी गाँव लडवा थाना तितावी, गुलफाम पुत्र अकबर, यासीन पुत्र शहीद निवासी गाँव निर्धना थाना चरथावल को 4170 रुपए की नकदी व 52 ताश के पत्तों सहित रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों को जेल भेज दिया। जनपद शामली में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला जनपद शामली के कस्बा थाना भवन क्षेत्र की जलालाबाद चौकी के निकट अहमदपुर पुलिया का है, जहां कल रात करीब 8 बजे संदीप पुत्र शीशपाल निवासी सौंजनी उमरपुर थाना भवन से अपने गांव वापस लौट रहा था। जैसे ही वे जलालाबाद पार करके अहमदपुर पुलिया के निकट पहुंचे तो सामने से आ रहा तेज स्पीड अज्ञात वाहन से सामने की टक्कर हो गई, जिसके चलते दोनों बाइक सवार सड़क किनारे गिर गए और गंभीर चोट लगने से घायल हो गए। देखते ही देखते वहाँ लोगों का तांता लग गया और उनमें से किसी एक शख्स ने इस चीज की सूचना डायल 112 पर दी। कुछ ही देर में अहमदपुर पुलिया घटना स्थल पर पहुंची डायल 112 PRV 3014 ने घायलों को तत्काल मौके से उठाकर थाना भवन CHC में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार हुआ और एक युवक संदीप पुत्र शीशपाल को गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। हालांकि दोनों शख्स अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एक्सीडेंट की सूचना मिली हमें, ये लगभग जो है 8 बजे की घटना थी। जैसे हमें फोन से सूचना मिली कि अहमदपुर की पुलिया पे तीर्थो रोड पे कि एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। जैसे हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा एक बाइक वाला और उसके साथ एक और आदमी था, मालूमात हुआ वो उसका पापा था, वे सोजनी के रहने वाले थे। वे घायल भी हुए और हमने इसको पब्लिक की मदद से, भीड़ सी थी वहाँ, हमने गाड़ी में रख के और थाना भवन CHC अस्पताल में ले गए और यहाँ पे उसको हमने। सर क्या नाम पता चला, इसका नाम क्या था? संदीप नाम था इसका, संदीप आपका नाम तोषपाल। लगभग उम्र कितनी होगी सर? लगभग मुझे 19 साल बताई उन्होंने। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हत्या से सनसनी फैल गई। झूंसी थाना क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने खुद को भी गोली मार ली। प्रेमी और प्रेमिका की दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां से दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरी घटना प्रयागराज के झूंसी थाना क्षेत्र के हवेलिया इलाके की बताई जा रही है, जहाँ पर एक प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। उत्तराखंड एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने 17 दिवसीय उत्तराखंड बचाओ देव याचना यात्रा का प्रारंभ किया। शनिवार को मुजफ्फरनगर के उत्तराखंड शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर यात्रा को शुरू किया गया। यह यात्रा 2 मार्च 2020 को उधम सिंह नगर के खटीमा शहीद स्थल पर जाकर संपन्न होगी। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यात्रा के शुभारंभ के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुजफ्फरनगर के रामपुर
तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर यात्रा का शुभारंभ किया। हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रसाद नैथानी जी उत्तराखंड के नेता हैं। उन्होंने देव याचना यात्रा शुरू की है। ये सभी देव स्थल को जाएंगी। शहीदों का आशीर्वाद लेकर रामपुर तिराहे से उत्तराखंड की जो सरकार है उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए उनको अकल आए वो कुछ काम करें। जो नकारात्मक राजनीति उत्तराखंड में कर रहे हैं उसको बंद करें। मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो उत्तराखंड के बहुत मूर्धन्य नेता हैं, जिन्होंने देव याचना यात्रा प्रारंभ की है, ये सभी देव स्थलों पर जाएंगे आज शहीदों का आशीर्वाद लेकर के रामपुर तिराहे से। और जो उत्तराखंड की सरकार है उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए उनको कर्म करने की अक्ल आए, वो कुछ काम करें और जो नकारात्मक राजनीति उत्तराखंड में वो कर रहे हैं उसको बंद करें। विकास काम जो हमारी सरकार ने शुरू किए थे, जो लोक कल्याणकारी काम शुरू किए थे, उनको उन्होंने बंद कर दिया है। जो बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं हमने स्थापित की थी उन्हीं को एक स्थान से दूसरे स्थान खिसका करके, जैसे हमने एनसीसी एकेडमी इनके क्षेत्र में मंजूर की थी और उसका शिलान्यास किया था, उसके लिए पैसा जमीन सब मंजूर कर दी थी, उसको खिसका करके दूसरी जगह कर दिया। तो इस तरीके के लोगों को लड़ाने की जो राजनीति कर रहे हैं उसके विरोध में उन बिंदुओं को उठाते हुए, ताकि उत्तराखंड में जो विकासहीनता आ गई है उसके खिलाफ वातावरण बन सके, उसके लिए उन्होंने देव याचना यात्रा शुरू की है। मैं उसके लिए इनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सर, दिल्ली में कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई, आपका दावा बताएं सर, क्या कहना चाहिए? एक सेकंड में उसको बात करेंगे। तो बहुत बधाई देता हूँ और सबकी तरफ से जो है, जिसमें हमारे मुजफ्फरनगर के सब साथी भी हैं, आप जा पकड़िए इसको। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के मदरसा काशिफुल उलूम में सालाना इजलास का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी के पुत्र मौलाना हबीबुल्लाह मदनी ने शिरकत की। इस मौके पर 10 बच्चों के हाफिज बनने पर दस्तार बंदी की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के मदरसा काशिफुल उलूम के सालाना इजलास का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी ने कहा कि मदरसे में इंसान को उसकी जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, हमें उसके साथ भलाई से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसों में मजलूम की मदद करना व जालिम के जुल्म को रोकने के लिए मिलजुल कर रहने की तालीम दी जाती है। मोहतमिम मौलाना कासिम ने कहा कि मदरसों का मकसद लोगों को नेक राह दिखाना है। इसके अलावा माँ बाप के हक, उनके प्रति हमारा फर्ज, पड़ोसी के साथ ताल्लुकात व मुल्क के प्रति कर्तव्य भावना सिखाना है। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित हजारों मुस्लिम भाइयों को मुल्क व आवाम की तरक्की व बेहतरी की दुआ कराई। मदरसे के मोहतमिम मौलाना कासिम ने कहा कि मदरसे में 400 से अधिक बच्चों की दीनी शिक्षा के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि मदरसों में हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई सभी को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा, समाज में फैली बुराइयों के खात्मे के लिए समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है। उन्होंने बताया कि लड़कियों को दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा देने की तामीरी काम किया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों को तरक्की के रास्ते पर लाएं। इस दौरान मौलाना जुबैर रहमानी, मौलाना नजर, मौलाना इरफान, मौलाना यामीन आदि ने अपने विचार रखे। जलसे की अध्यक्षता मौलाना नजर मोहम्मद तथा संचालन मौलाना शाह आलम कासमी व मुफ्ती शफीक ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर हिफ्ज कुरान मुकम्मल करने वाले मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद मुदस्सिर निवासी चरथावल, मोहम्मद मोइन निवासी रासना मेरठ, मोहम्मद एहतराम निवासी अम्बेटा, मोहम्मद अहबाब निवासी ददेड़ू, अब्दुल वदूद व मोहम्मद बदूद निवासी बिहार, उबैदुल्ला निवासी कुल्हेड़ी, मोहम्मद उस्मान व फरीद निवासी सैदपुरा की दस्तार बंदी की गई। इस मौके पर मौलाना कासिम, मौलाना एहसान, मोहसिन, मोहम्मद ताहिर कासमी, हाफिज फुरकान असदी, कारी नौशाद, कारी मोहम्मद खालिद, मास्टर इस्लाम, हाफिज रफीक आदि मौजूद रहे। मदरसा काशिफुल उलूम जामा मस्जिद ये इलाके का बहुत पुराना और मशहूर इदारा है। यहाँ हर साल में जो जलसा होता है सालाना, उसमें एक तो तालीमी कारकर्दगी दिखाई जाती है। लोगों को बताया जाता है कि हमारे मदरसे में ये काम हो रहा है, कहाँ तक की तालीम है और कितने बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं और कैसे कैसे यहाँ तालीम सिखाई जाती है। यही हम सब लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम ये होता है। तो किन किन लोगों ने शिरकत की है इसमें जो हमारे मेहमान खुसूसी थे, जनाब हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, सदर जमीयत उलमा के साहबजादे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी दामत बरकातुहुम, और मौलाना नदर मोहम्मद साहब जो नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश हैं, मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद
मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद और मौलाना ज़ुबैर रहमानी जो ख़तीब मस्जिद हैं, रहमानी मस्जिद यहाँ के मुजफ्फरनगर के, ये हजरात थे। मौलाना ताहिर कासमी हैं, ये हजरात थे जिन लोगों ने यहाँ आकर के और लोगों को समझाया, दीन की तालीम दी और इस्लाही बातें बताई। इस साल हमारे यहाँ 10 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। शामली जनपद में एक प्रेमी युगल की लाइव पिटाई का मामला सामने आया है। आपस में बात कर रहे प्रेमी युगल को एक युवक ने पकड़ लिया और युवती की थप्पड़ों से जमकर धुनाई की। आरोपी ने एक के बाद एक युवती को कई थप्पड़ लगाए। बताया जा रहा है कि पीड़ित दोनों प्रेमी हैं और वैलेंटाइन डे से अगले दिन साथ में रहकर टाइम बिता रहे थे। दोनों आपस में बात करते हुए सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर एक युवक आया और दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद युवक ने युवती की थप्पड़ से जमकर खबड़ ली। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला युवक युवती का परिचित है और प्रेमी के साथ देखकर उसने युवती की पिटाई की और वहां से चला गया। आरोपी की करतूत का यह वीडियो पास में खड़े किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इस मामले के बारे में पुलिस से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो संज्ञान में नहीं आया है, वीडियो मिला है, वीडियो का आधार पर जांच की जा रही है। वायरल वीडियो आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के भैंसवाल रोड का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। शामली जनपद में एक नाबालिग युवती से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। विद्युत बिल रीडर पर रेप के प्रयास का आरोप लगा है। घटना उस समय की है जब नाबालिग युवती घर पर अकेली थी। उसी दौरान विद्युत बिल निकालने के लिए आरोपी घर आया और नाबालिग युवती को अकेला पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करते हुए युवती ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आरोपी बिल रीडर मौके से भाग खड़ा हुआ। घटना के बीच युवती के परिजन बाहर किसी काम से गए हुए थे। जैसे ही परिजन घर पर लौटे तो नाबालिग युवती ने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिस पर परिजन आग बबूला हो गए और युवती को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी विद्युत संविदा कर्मी के विरुद्ध लिखित में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी युवक का नाम प्रवीण पुत्र पारस बताया जा रहा है, जो कि कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव रामड़ा का रहने वाला है। परिजनों का आरोप है कि उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर थाने ले आई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहाँ से एक बिल निकालने के लिए कहा था, उनके घर डुंडू खेड़ा है, रामड़े का ये लड़का है। तो इसने जाकर परवीन इसका नाम है, तो इसने जाकर वहाँ जो बिल निकालने गया तो इसकी हमारी रिश्तेदारी के कारण ही वहाँ से ऊपर गया। इसने जाकर बिल निकाल कर उनके जो देने गया तो लड़की से पानी देना ही, तो इसने एकदम उस लड़की की कोली भर ली और कोली भर कर निकाला, चारपाई पे खींच ली। तो लड़की ने जहाँ शोर सार मचाया तो मुश्किल हो छुटका भाग गई। अब भाग कर उन्हें शोर मचाने पर छोड़ कर बाहर निकल गया। के द्वारा तहरीर दी गई है कि एक जो बिजली विभाग के कर्मचारी के द्वारा उसके घर पर जो बिजली का बिल है उसके बहाने वो गया वहाँ पे और उसकी जो नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है उसके साथ में छेड़खानी का प्रयास किया गया और इसी तहरीर के आधार पर तत्काल थाना अध्यक्ष के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और इसमें जो भी अब आगे की कार्यवाही है वो की जा रही है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है, नाम क्या है सर? आरोपी थाना कैराना का रहने वाला है और अभी उससे पूरी पूछताछ की जा रही है, पूरी जानकारी की जा रही है। अभियोग इसमें तत्काल पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में और इसमें अब जो आगे की कार्यवाही है वो की जा रही है। जनपद शामली की चौसाना पुलिस ने स्थानीय बैंक व एटीएम पर जाकर बैंक उपभोक्ताओं को साइबर अपराधों के होने व इससे बचने की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर तत्काल क्या करें, इन सब बातों से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। ज्ञात हो कि पिछले कुछ वर्षों से देश में जगह जगह बैंकों व खासतौर से एटीएम उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, जिससे पुलिस पर भी काम का दबाव बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा इस अपराध को रोकने और कम करने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार एटीएम व बैंकों पर जाकर लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी अनजान आदमी को अपने खाते की कोई भी जानकारी जैसे एटीएम कार्ड नंबर, पिन नंबर, सीवीवी या ओटीपी नंबर SMS न बताएं, चाहे वह आपको कुछ भी डराए या धमकाए या फिर लालच दे। एटीएम उपयोग करते समय किसी अनजान की मदद न ले, अकेले में एटीएम का प्रयोग करें। अपना एटीएम पिन हर 3 माह में बदलते रहें। अपनी निजी जानकारी फोन, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक या ईमेल पर कभी किसी को भी न दें। 13 साल
साल से कम उम्र के बच्चों को स्नैपचैट, फेसबुक आदि वेबसाइटों पर जाने की अनुमति नहीं है। टीवी, अखबार या फोन पर दिए जाने वाले लोक लुभावने ऑफरों के झांसे में न आए। कोई सोना नहीं बेचेगा, कोई धन दुगना नहीं करेगा, कोई आपका सिम बंद नहीं कर सकता, कोई लॉटरी आपकी नहीं निकली है, केवल आपको केवल ठगने की कोशिश हो रही है। सावधान हो जाइए, किसी अज्ञात व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य न बने, न किसी अज्ञात व्यक्ति को अपने ग्रुप के सदस्य बनाएं। अपना जन्म स्थान, जन्मतिथि, घर का पता, वर्तमान लोकेशन किसी के साथ साझा न करें। किसी भी ऑनलाइन ठगी होने पर, फेसबुक, जीमेल अकाउंट हैक होने पर इसकी सूचना तुरंत शामली जनपद के नंबरों पर दें। जनपद सहारनपुर में युवती के अपहरण का प्रयास किया गया। छेड़छाड़ के साथ ही युवती के साथ बलात्कार के चलते मारपीट कर घायल कर दिया गया। छेड़छाड़ के साथ युवती के साथ बलात्कार की कोशिश के चलते मारपिटाई कर घायल किया गया। मामला सहारनपुर के बेहट थाना इलाके का है, जहां पर एक युवती ने गो तस्करों पर अपहरण की कोशिश व बदसलूकी का आरोप लगाया है। दबंग गो तस्कर द्वारा बस स्टैंड पर खड़ी युवती को कार में खींचने व उसके साथ बदसलूकी की घटना को अंजाम दिया गया। घायल युवती का आरोप है कि उसके गांव के ही कुछ गो तस्कर उससे रंजिश रखते हैं, जिसके चलते देर शाम दबंग गो तस्करों ने उसको अपनी गाड़ी में खींचने का प्रयास किया। साथ ही उसके साथ बदसलूकी भी की गई, जिसकी वजह से युवती को काफी चोटें भी आई। घायल युवती को सहारनपुर के जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। एसपी देहात का कहना है कि युवती का मेडिकल कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का कहना है कि घरेलू हिंसा का यह अहम पूरा मामला है, जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक ग्राम संसारपुर थाना क्षेत्र बेहट में आपस में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस के द्वारा इनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा चुका है और इनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पता लगा किस मामले में इनकी लड़ाई है? ये आपसी विवाद है इनका। अभी तक जो जानकारी मिला है, पड़ोसी हैं और आपस में विवाद है। सहारनपुर के देवबंद में सीएए के धरना प्रदर्शन के दौरान हो रहे ध्वनि प्रदूषण के विरोध में महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पिछले 20 दिनों से नगर के ईदगाह मैदान में सीएए के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान हो रहे ध्वनि प्रदूषण के विरोध में महिलाओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन देते हुए मांग की है कि देर रात तक चल रहे तेज साउंड से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ज्ञापन देने पहुंची रेखा शर्मा ने कहा कि हमें धरने प्रदर्शन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन देर रात तक तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर भाषण देना व गलियों में नारे लगाते हुए जाना, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की वार्षिक परीक्षा सिर पर है, अगर हमारे बच्चों के अंक कम आए तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज देवबंद छोड़ने को मजबूर होगा। मैं प्रधानमंत्री से प्रार्थना करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ये जो यहाँ पर लाउड स्पीकर धरना प्रदर्शन चल रहा, इससे हमारे बच्चों के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा। बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, मार्च में बोर्ड की परीक्षाओं का डेट आ चुकी है और इसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही पढ़ाई में, ये रात को भी प्रदर्शन करते हुए निकले हैं, हल्ले गुल्ले, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय। हमारी तरफ से प्रदर्शन खूब करो, हमें कोई इस चीज़ से कोई नहीं है, पर लाउड स्पीकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गली गली में शोर मचाते घूम रहे। यहाँ पे अगर इसी तरीके से यही हालत रही तो यहाँ से जितने भी हिंदू परिवार रह रहे हैं यहाँ से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो महिलाएं रोड पे आ जाएंगी, उधर मुस्लिम महिलाएं खड़ी, इधर हिंदू महिलाएं खड़ी होंगी। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इन पर रोक लगा। जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में साया जनहित सोसाइटी के द्वारा सोमा हेल्थ केयर हॉस्पिटल खतौली मोड़ बुढ़ाना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काजी नदीम राष्ट्रीय एकता संगठन के अध्यक्ष ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर यासीन राणा और डॉक्टर सीमा राठी ने लोगों को समझाया कि ब्लड डोनेट करना सफाई करना होता है, जिससे जिस्म की बीमारी दूर हो जाती है। रक्तदान करने में बसपा नेता तौसीफ राही, सैयद बाबर, बाबू सिंह राठी, सचिन प्रताप सिंह, नरेश बालियान, मनोज काकरान, शाहबाज सिद्दीकी, विपिन त्यागी, कृष्ण त्यागी, संजय, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर यासीन राणा, डॉक्टर अफसाना राजपूत, आयशा राणा, डॉक्टर शाहनी आदि लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।